और बच्चों कल हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। अब इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ और चीज़ें हम इसमें देखो डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड में भी है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो आप इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे, जैसे डायपोल मोमेंट आपको अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो सिस्टम ऑफ चार्ज का अगर कहो तो एक मुश्किल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, सब लोग ट्राई करके देखना। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। चलो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये मान लो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायपोल है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसकी रेडियस आपको आर दे रखी है और इसके सेंटर पे यहाँ पर क्या है कि माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग और ये पॉइंट चार्ज, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक डायपोल बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी इसका टोटल चार्ज कितना प्लस क्यू है और इसका भी चार्ज क्या है माइनस क्यू है। तो आपको बताना है कि इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो अगर जो भी बच्चा निकाल के दिखाएगा बहुत ही बढ़िया होगा, ये समझ लो। वैसे आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो इंटीग्रेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप सेंटर मास का भी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ट्राई करो तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस का आपको सिस्टम दे रखा है, इसका आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। नहीं होता तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसे इतने ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है, तो देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इस पर, ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड में भी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यानी डायपोल की एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और ये तुम्हारे बोर्ड में भी है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये मान लो हमने आपसे कह दिया कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और एक यहाँ पर आपके पास क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर के एक डायपोल बनाते हैं। उसकी लेंथ आपको कितनी डायपोल की 12 दे रखी है, ठीक है। और इसकी ये एक्सिस हो गई यहाँ पर, ये डायपोल की एक्सिस है, ठीक है ना। इस तरह दोनों चार्ज से पास होती है लाइन, तो डायपोल क्या इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज से मिलकर के डायपोल बनता है। इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पॉइंट पी आपने ले लिया। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी डेरिवेशन है इसमें सब क्या है शॉर्ट डायपोल, क्योंकि आपको पता है डायपोल क्या होता है, बहुत ही इसकी लेंथ कम होती है। तो आप देख रहे हैं एंगस्ट्रॉम में होती है, NaCl ये सब देखते हैं नहीं, तो इसमें बहुत छोटी लेंथ होती है, तो इसलिए हमने ये 12 ले लिया। तो हम सारी डिस्टेंस जो है, ये इसका सेंटर हमने दिखा दिया डायपोल का, और यहाँ इसके सेंटर से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आपको आर दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लिख देना क्योंकि ये बोर्ड में है। तो डायपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड लेंथ 12 इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ये लिख देना। मैं आपको बोले देता हूँ खाली। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस, which is r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, जो कि डायपोल के सेंटर से कितनी r डिस्टेंस पे है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना और फिर उसके बाद डेरिवेशन कर देना, क्योंकि बोर्ड में तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल का मतलब क्या है,
हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चार्ज की होती है, तो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। इसको चलो मैं नाम कितना ए दे देता हूँ, इसको नाम मैं बी दे देता हूँ। अब देखिए आप, ये जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, वहाँ हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, अगर कोई चार्ज नहीं रखा तो आप ये एज्यूम करके चलेंगे वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ हो गई। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है नहीं, माइनस क्यू चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो ये ई इधर की तरफ होगा। तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ई ए माइनस ई बी, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको पता लग जाएगी। तो देखिए आप इसमें, अब वो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर उसके बाद ये लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला दिखा देते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब यहाँ से आता है कि डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2l डिस्टेंस है, तो ये 2l यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब ये l हो गई, ये l हो गई। और हमें ये डिस्टेंस आपको लेनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस l हो गई। तो यहाँ पर ये r माइनस एल का होल स्क्वायर आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ई बी, ये बी पॉइंट हमने दिखाया है, तो आपको पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आपके पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी r प्लस l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर आपके पास किया गया, ठीक है। अब देखिए आप, दोनों चार्ज की वजह से डायपोल, मतलब डायपोल चार्ज से ही तो मिलकर के बना है, तो दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डायपोल की वजह से हो जाएगी। तो देखिए आप इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, ई पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप दिखाएंगे तो ई इक्वल टू किसका आ जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, और मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, ए की वजह से मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये इस वाले चार्ज की डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ई ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और ई बी का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम दिखाएंगे वो ई ए माइनस आपके पास किसके ई बी किया जाएगा, ठीक है नहीं, ई ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ई बी का कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि ई ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ई बी का कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ हो जाएगी। ई इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर की तरफ इस तरह से हो जाएगी। तो ई ए माइनस ई बी क्या आ जाएगा, तो ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ई ए और ई बी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q अपॉन आपके पास r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया। दैट इज ई इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आपके पास 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और एक आपके पास r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आपके पास r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, ये इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस लगा देता हूँ, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होगा, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2rl, क्योंकि माइनस हमें बाहर दे रखा है यहाँ पर, अपॉन आपके पास
इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, दोनों को होल स्क्वायर के अंदर ले सकता हूँ। तो r माइनस एल एक साथ लिख सकता हूँ और r प्लस एल का ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। दैट इज आपके पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये 4rl आ जाएगा, 4rl। और ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर में कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप। अब चूँकि आपको पता है कि डायपोल क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत छोटा होता है। और ये जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी, तो आर की वैल्यू क्या होती है, इसके कंपेरिजन बहुत है, क्योंकि ये लगभग डिस्टेंस आप देखें एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर आपसे 1 मिलीमीटर पे पूछ लिया गया, तो 1 मिलीमीटर तो 1 एंगस्ट्रॉम से तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्योंकि शॉर्ट डायपोल के लिए होता है सब कुछ। तो देखिए आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए आप इस पर देखेंगे, फॉर शॉर्ट डायपोल आर इज मच ग्रेटर देन क्या है आपके पास, एल के होगा। अब एल की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 की तरफ। ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगी, यानी इसमें एक स्टेप यहाँ पर और लिख लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को लिखना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 4rl। और इसमें से मैं आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर आर स्क्वायर को निकाला हूँ, इसका भी होल स्क्वायर है, तो r रेज़ टू द पावर 4 आएगा बाहर। और ये यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो 0 की तरफ टेंड करेगा, और आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2ql, यानी ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी ई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ql ये लिख दिया, और इनटू हमने 2 कर दिया, तो 4 आर से आर एक कैंसिल कर दिया हमने। तो आप देख रहे हैं 4ql होगा, तो मैंने अलग कर दिया। अपॉन आपके पास ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू बहुत छोटी है आर के कंपेरिजन में, तो इसका स्क्वायर तो और ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये लगभग टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर दें, क्योंकि कोई भी छोटी क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर या क्यूब कर दो तो और छोटी हो जाएगी। जैसे मान लो 0.1 है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.01 और छोटी हो जाएगी। तो ये एल आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये लगभग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये कंपोनेंट निगलेक्ट हो जाएगा, अपॉन आपके पास आर क्यूब किया जाएगा। दैट इज ई इक्वल टू आ जाएगा 2ql। 2ql क्या होता है, 2ql डायपोल मोमेंट होता है p, ठीक है नी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p, तो ये 2p अपॉन आपके पास आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का। डायपोल की वजह से किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का हमारे पास ये इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बोर्ड में भी है, तो थोड़ा सा आपको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए आप इसमें मैग्नीट्यूड तो हमने इस तरह से निकाल लिया इसमें, लेकिन हमें इसमें डायरेक्शन भी दिखानी है। तो डायरेक्शन आपको दिखानी है, तो देखो एक्सिस के किसी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है। तो आपने इधर देखा एक्सिस, ये मान लो आपके पास एक्सिस होती है, इस वाली लाइन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, समझ तो आ ही गया सब लोगों के। तो अब ये थोड़ा डायरेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इधर किसी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा, इसकी वजह से ज़्यादा होगी। तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईवी के होगा, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी, ठीक है नहीं। तो अगर इधर किसी पॉइंट पर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगी। अगर मैं इस पॉइंट पर इधर कहीं देखूँ, इधर भी देख लेते हैं, तो इधर किसी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इस पर देखेंगे तो देखो ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाली वो क्या होता है, मालूम वहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अटेंड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर ई की वजह से। आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इधर की तरफ ई ए इधर की तरफ। अब की आप देख रहे हैं कि देखो ये डिस्टेंस कम है तो ईवी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ई का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ईवी की वैल्यू ज़्यादा है, ई की कम है, तो नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अब की भी इधर की तरफ इस तरह से आ गई, ठीक है नहीं। इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ गई। तो आपने देखा कि देखो एक्सिस के किसी पॉइंट पर आप देखो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, इधर की तरफ होती है, और इधर आप देखेंगे इधर इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन होगी। और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डायपोल की डायरेक्शन भी आपके पास इधर की तरफ हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्शन इसकी कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, कि एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इधर आप किसी पॉइंट पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे भी देखते हैं इधर है, तो इसका मतलब डायपोल की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है नहीं। तो इसको लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axis of dipole is same as the direction of electric dipole moment। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, तो फार्मूला याद होना चाहिए और ये डायरेक्शन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चंस में करवाऊंगा आगे, वही कंपटीशन में अभी आते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी एक्सिस के किसी पॉइंट पर। ये फार्मूला और फार्मूला के डायरेक्शन के साथ आप फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के किसी पॉइंट पर आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अब इसमें दूसरा हम देखते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए आप ये हमारे पास डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये हमने प्लस क्यू लिखा दिया, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है और ये पॉइंट हमने ए ले लिया, इसको बी दिखाया था पहले, उसको ए दिखा दिया, ठीक है। इसकी लेंथ आपको कितनी 12 दे रखी है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, इसके मिड पॉइंट से जाने वाली कोई भी लाइन किसी पॉइंट पर, इस वाली लाइन पे किसी पॉइंट पर हमें निकालना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट आपने दिखा दिया, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हमने मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पॉइंट हमने पी कंसीडर कर लिया, तो इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसे हमने पहले वाले केस में एक्सिस पे निकाला था, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी ली थी हमने, स्मॉल आर, और ये 12 है। अभी आप देखें सेंटर से डिस्टेंस कितनी हम स्मॉल आर करके इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब वही हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस भी हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, ये 2l है, तो ये l हो गई, ये r हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट आपके पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ये भी कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस आपके पास l स्क्वायर क्या आ जाएगा। अब ये हमें डिस्टेंस पता लग गई। अब देखिए आप इसमें, अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो देखिए आप इसमें इस वाले चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, वहाँ हमेशा हम क्या करते हैं, डैश चार्ज रखते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। पी पर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ गई। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो आप देख रहे हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, ई ए, ठीक है। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या थी, एक ही लाइन के अलॉन्ग थी, अपोजिट थी, तो हमने सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन अब की ऐसा नहीं है, अब की आप देख रहे हैं कि ये अपोजिट नहीं है ना तो सेम डायरेक्शन, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व कर देते हैं। ये एंगल हमने ले लिया, मान लो हमने आपसे कह दिया ये एंगल थीटा ले लिया, ये भी थीटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये साइड भी क्या है, सेम है। ये एंगल थीटा, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, और ये एंगल थीटा है, तो आप देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी आपके पास थीटा आ गया। अब आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन किए थे या फोर्स में किए थे, तो आप क्या करते हैं, ये को रिजॉल्व कर देते हैं। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा ई ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा ई ए साइन थीटा के इक्वल आपका सी आ जाएगा। ई बी को रिजॉल्व करेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा ई बी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल है कॉस आ जाएगा, और इधर की तरफ आपके पास आ जाएगा ई बी साइन थीटा। क्लियर। तो इधर ई बी साइन थीटा और इधर आपके पास ई ए कॉस थीटा।
अब देखिए आप वही थोड़ा सा स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे, कंसीडर ए डायपोल ऑफ लेंथ 12 एंड चार्ज q, we have to calculate electric field intensity at any point p which is r distance from the center of dipole at any point on its perpendicular bisector। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट पी है, इस पर हमें क्या करना है, लिखाना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने आप लिख देना। अब देखिए आप सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये लाइन भी लिख देना, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड ई बी आर सेम देयरफॉर ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा component are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel to each other, therefore the net electric field intensity at P will be only due to EA cos theta and EB cos theta component। ये इतना स्टेटमेंट आप इसमें लिख देंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मैं आपको लिखवा, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, मैंने बोल दिया। अब देखिए आप इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि EA का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा, EA इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, वही इस पॉइंट चार्ज की वजह से देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये r² प्लस आपके पास l² आ जाएगा। इसी तरह से EB का भी मैग्नीट्यूड इतना ही आ जाएगा, EB इक्वल टू भी आपके पास किसके आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज सेम है और आप देख रहे हैं डिस्टेंस भी वही है, तो ये Q अपॉन आपके पास क्या है, r² प्लस आपके पास l², ठीक है नहीं। तो ये और EB के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए EA sin थीटा और EB sin थीटा क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी EA cos थीटा एंड EB cos थीटा कंपोनेंट। तो अब देखो आप इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये EA cos थीटा और प्लस आपके पास किसका जाएगा, EB cos थीटा। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद ये चीज़ आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r² प्लस आपके पास l² और इनटू cos थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l² और इनटू cos थीटा। अब ये दोनों सेम है तो ये यहाँ ट्वाइस कर देंगे और cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से, तो यह आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l²। अब देखो cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल से, चाहे इससे देख लो चाहे इससे, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है l और आप देखें हाइपोटेनियस कितना है, √r² प्लस l²। तो आप cos थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये l अपॉन √r² प्लस l² आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आपके पास r² प्लस l²। ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो कितना 3/2 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। अब वही थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आप इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL क्या होता है, P होता है, यानी चार्ज आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस P होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा P अपॉन, इसमें से हम क्या करते हैं r² को बाहर निकालेंगे, r² अगर बाहर आएगा तो पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ आएगा बाहर निकल करके और ये आ जाएगा 1 प्लस l² अपॉन r² और r⁻³ कितना 3/2 के आ गया, ठीक। अब देखिए आप इसमें सिंस r इज मच ग्रेटर देन क्या है, l के है, देयरफॉर l² अपॉन r², ये टेंस टू क्या होगा 0, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो l² अपॉन r² को मैं रिलेट कर दूंगा यहाँ पर, तो E इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आपके पास r³ के आ गया, ठीक है नहीं। कि यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 1/3/2 तो बनी रहेगा, तो P अपॉन r³ आ गया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ये इस तरह से निकल करके आ गया, समझ में आया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया। तो आपने देखा था कि अगर हमने एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 2P अपॉन r³ आया था, और आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो P अपॉन आपके पास किसके r³ के, यानी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है करके।
अब आती है इसमें बाहर डायरेक्शन की। तो देखो डायरेक्शन आप किस तरह से इसमें देखेंगे, वही आप देखो डायपोल के साथ, डायपोल मोमेंट के साथ देखेंगे। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसमें आप देखें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगी। और आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर है, ये cos थीटा और ये भी cos थीटा दोनों इधर हैं, दोनों इधर हैं, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, डायपोल मोमेंट के क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। डायपोल की डायरेक्शन इधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देखिए आप इसमें द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on its perpendicular bisector the direction of net electric field intensity at any point on its perpendicular bisector is just opposite to the direction of electric dipole moment. Electric dipole मोमेंट की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो ये दोनों डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड में है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस से किसी पॉइंट पे निकाल ली और डायरेक्शन ही बता दी, और आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल ली। अब हम आ जाते हैं जनरल, यानी किसी पॉइंट पे आपको निकाल इधर कहीं निकालना, तो जनरल वाला केस हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हमने पहले ये निकाल लिया, अब जनरल कंडीशन इसमें देखते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, जनरल वाली कंडीशन इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, बस अब किसी पॉइंट पर आपको, जनरल पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। ये तीसरा आपके पास ये है। देखिए आप इसमें जनरल कंडीशन इसकी देखते हैं। ये तुम्हारे शायद बोर्ड में शायद नहीं है ये वाला, जहाँ तक मुझे ध्यान है। एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, इसलिए बोर्ड में नहीं है सर। तो ये कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस पर, आ भी चुके हैं। एम्स में 2 बार क्वेश्चन आया है इस पर। तो ये -q और ये +q आपके पास ये दे रखा है। अब कोई पॉइंट हमने जनरल पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से मान लो हमें ये डिस्टेंस हमें दिखानी है। ये O ले लिया हमने, ये इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 12 है, और ये R डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमें निकालना है, और ये यहाँ से एंगल कितना, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है नहीं। यानी ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट और O को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना थीटा एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें जनरल पॉइंट फाइंड करना है। तो अब देखो निकालने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ये तुम्हारे आसानी से समझ में आएगा। डायपोल हम देखो एक्सिस पे निकाल चुके हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। देखो ये -q और +q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव से, तो यानी P डायपोल मोमेंट मैंने ऐसे करके बना लिया है यहाँ पर। ये P डायपोल मोमेंट जो होगा छोटा सा, ये हमने P ऐसे दिखा दिया। इसकी डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगी। P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2q है। अब हम P को क्या करते हैं कि रिजॉल्व कर देते हैं। एक तो O और P को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजॉल्व कर दो। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आएगा, तो जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस आता है, तो P cos थीटा तो इधर, और एक इसके हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से दिखा दिया इधर, ये इधर की तरफ आ जाएगा P sin थीटा। हमने क्या किया, ये P आपको डायपोल दे रखा है, इसको हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजॉल्व कर दिया। तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस आ जाएगा और दूसरे वाला साइड साइन आ जाएगा। अब देखो ये P पॉइंट जो है वो P cos थीटा जो कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। P cos थीटा जो कंपोनेंट है डायपोल का, इसके तो ये कहाँ पड़ रहा है, एक्सिस पे, तो वो एक्सिस वाला फार्मूला लगा देंगे। और P sin थीटा कंपोनेंट की कहाँ पड़ रहा है, ये P sin थीटा कंपोनेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है नहीं। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम ये दोनों फार्मूले पहले निकाल चुके हैं। तो देखिए आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ये क्योंकि उसमें कंपटीशन में नहीं, बोर्ड में नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा इसका स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो लिखना चाहो तो अपने आप लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाली डेरिवेशन आपको समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट, पी कॉस थीटा कंपोनेंट, पी कॉस थीटा कंपोनेंट की बेस से हम निकालते हैं। तो ये मान लो हमने कह दिया यानी ये इसके पैरेलल है लाइन के, तो ये पैरेलल वाला साइन हमने इस तरह से दिखा दिया, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट हमने ले लिया। तो आपको पता है कि पी कॉस थीटा की ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्सिस पे। तो एक्सिस वाला फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। अब p की जगह क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, तो 2p कॉस थीटा लिख देंगे, 2p कॉस थीटा अपॉन आपके पास r³ के था। ये हमारे पास इक्वेशन ये इस तरह से आ गई, ठीक है नहीं। इसी तरह से अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी साइन थीटा कंपोनेंट, पी साइन थीटा कंपोनेंट एट पी पॉइंट पे हम देखते हैं, ठीक है नहीं, पी नहीं कुछ और ले लेते हैं क्योंकि पी फिर ये भी हो जाएगा। इसको हम ये दिखाते हैं, इसको वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको मैंने एस ले लेते हैं, एस पॉइंट पर मैं निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ भी लिख देना है एट एस। तो अब ये देखो इस पी साइन थीटा की ये एस पॉइंट कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फार्मूला का, तो ये परपेंडिकुलर वाला साइन दिखा दिया कि पी साइन थीटा कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन r³। तो पी की जगह पी साइन थीटा अपॉन आपके पास r³, ये इस तरह से आ गया। अब देखो अब इसमें हम डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो डायरेक्शन अगर हम दिखाएंगे तो देखो ये पी कॉस थीटा की ये कहाँ एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे तो पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो डायपोल की डायरेक्शन तो पी कॉस थीटा की इधर है, इस वाले कंपोनेंट की, इस वाले कंपोनेंट डायरेक्शन इधर है, तो पैरेलल वाले की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर आ गई, ई पैरेलल, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पता है कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब डायपोल की डायरेक्शन पी साइन थीटा की जो इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, इधर की तरफ, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं क्योंकि एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो ई नेट हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो आप देखेंगे ई इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि ये एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो नेट कैसे निकाल लेते थे, ई इक्वल टू √ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस आपके पास ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, पैरेलल वाले का कंपोनेंट ये था, तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसमें निकालते हैं। देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है बाहर, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, r³ बाहर आ जाएगा, p अपॉन r³, ये तो बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास साइन थीटा का, यानी साइन स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं हम। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r³, इसमें देखो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकल करके आ गई 1/4 पाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकल करके आ गई।
यानी किसी पॉइंट पर, एक जनरल पॉइंट है, उस जनरल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये निकाल लिया था, ठीक है नहीं। अब चाहे तो ये देखो पिछले वाले फार्मूले में लगा सकते हो तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे ये तो हमने इसमें इस तरह से वैल्यू निकाल ली। जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं कि एट एक्सिस, अगर हम एक्सिस पे निकालना चाहें, एक्सिस पे निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्सिस का मतलब इधर आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एस क्या है, इधर आ गया, इधर आ गया तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये आर भी इधर ही हो गया और आप देखें डायपोल डायरेक्शन, तो थीटा कितना जीरो हो जाएगा। तो एट एक्सिस थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री, और थीटा आपका जीरो हो गया तो इसमें जीरो रख दो आप, तो जीरो आप पुट करेंगे तो आप देखें कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 अंडर रूट से बाहर कितना आ गया 2, देखो वही आ गया हमारा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आ जाएगा, आ गया कि नहीं। अगर मान लो हम क्या करते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर हम फाइंड करते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी डायपोल इस तरह से ये -q ये +q है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इधर आएगा, ये एस पॉइंट इधर आ गया, तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू आपके पास ये 90 डिग्री डायपोल के साथ, यानी जो डायपोल होता है उसके साथ एंगल थीटा दिखाते हैं आप, तो ये थीटा आपकी 90 डिग्री आ गया। अगर मैं इसमें 90 डिग्री पुट करता हूँ, थीटा इस केस में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अगर पुट करूँगा तो ये तो पैरेलल वाला आ गया था। अब ये परपेंडिकुलर वाला अगर हम निकालते हैं तो देखो आप इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/आपके पास r³ और अंडर रूट आपके पास 3 cos स्क्वायर 90 प्लस आपके पास बन गया cos 90 जीरो हो गया, तो ये फैक्टर जीरो हो गया, अंडर रूट 1 यानी 1 ही हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/आपके पास r³। देखो आगे वही फार्मूले हमारे निकल गए, तो वो हमने पहले निकाल लिए थे जिससे कि आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड में है वो तुम्हारे, इसलिए मैंने पहले आपको उसको कर दिया। अब ये हमें आसानी से इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला जो हो गया सबसे मोस्ट जनरल फार्मूला है, तो कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आपको निकालना है, इधर निकालना है, इधर निकालना है, जहाँ भी आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की, और हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसी तरह से इसमें फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये थीटा जो होता है वो हम डायपोल के साथ, डायपोल मोमेंट जो है उससे डायरेक्शन आप क्या करते हैं इसकी दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं डायरेक्शन इसमें निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी आपको दिखानी पड़ेगी। ये एम्स में क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्शन ही आपसे पूछी गई थी खाली इसमें, तो ये देखो डायरेक्शन आप किस तरह से निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर आप क्या करते हैं डायरेक्शन इसकी निकालते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब ये देखो आप, ये एंगल मान लो हमने कह दिया कितना अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखें तो वो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास ई पैरेलल क्या जाएगा, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम बनाया तो ये क्या होगा सेम होगा, ये ई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ये ई पैरेलल, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस कर सकते हैं यहाँ पर, तो tan अल्फा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा कितना था, हटा दिया हमने, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² के था, और p sin थीटा अपॉन r³ था, और ये आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आपके पास r³ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, r³ से r³, p से p कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या है sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा के, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया tan थीटा अपॉन आपके पास 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू हम इस तरह से tan इनवर्स करके लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल आपने कहाँ से निकाला है, ये एंगल जो है वो हमने निकाला कहाँ से, O और P को ज्वाइन करने वाली लाइन, O और S को ज्वाइन करने वाली लाइन से एंगल आपको निकालना है। अब एम्स में क्वेश्चन क्या था, तो ये डायरेक्शन आपने इस तरह, एम्स में क्वेश्चन ये था कि डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा था, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायपोल के साथ एंगल आपसे पूछा गया, तो इसमें क्या करेंगे देखो, जो लाइन है डायपोल को और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डायपोल से कितना थीटा एंगल बनाती है,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो कितना अल्फा बनाती है, तो इसका मतलब डायपोल से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा आपके पास आ जाएगा। तो डायरेक्शन फ्रॉम डायपोल से अगर डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा प्लस आपके पास अल्फा क्या जाएगा। थीटा हमारा जो एंगल दे रखा हुआ, अल्फा हमने ये एंगल इस तरह से निकाल लिया, तो ये वैल्यू पुट करके हम बता सकते हैं। डायपोल से आपसे डायरेक्शन पूछी गई है तो आपको थीटा और ऐड करना होगा, और अगर खाली आपको उसको ज्वाइन कर हुई लाइन से आपसे डायरेक्शन पूछी गई तो आपसे अल्फा ये इस तरह से इसमें फाइंड कर लिया, ठीक है नहीं। तो ये वैल्यू पुट करके यानी थीटा की वैल्यू हमें पता होगी, यहाँ वैल्यू पुट करके हम अल्फा बता सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, कहीं से भी डायरेक्शन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन तो ये डायरेक्ट पूछा गया था, एम्स में क्वेश्चन आया था, तो ये डायरेक्शन इस तरह से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में हम काफ़ी इसका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखो हम इस पर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल हमने निकाल लिया, हमने एक्सिस पे निकाल लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल लिया, फिर हमने जनरल पॉइंट पे इस तरह से इसमें फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम इसमें देखेंगे। अब देखो बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा ढंग से। जैसे ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक शॉर्ट डायपोल दे रखा है, इसका डायपोल मोमेंट आपके पास पी दे रखा है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये शॉर्ट डायपोल पी, ठीक है। इस तरह से डायपोल दिखा रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू से नहीं दिखा रहे हैं। और एक डायपोल आपका ये इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर, इसका भी डायपोल मोमेंट आपके पास पी दे रखा है। ये वो पॉइंट आपके पास दे रखा है, यहाँ से इस वाले डायपोल से इसकी डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, इस वाले डायपोल से इसकी डिस्टेंस आपको कितनी ए दे रखी है। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपके पास ये, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इन दोनों डायपोल की बेस से निकालनी है। समझ में आया? ड्यू टू बोथ डायपोल्स of dipole moment P, इसका डायपोल मोमेंट P है, उसकी वजह से निकालना है। तो आप देखो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तुम लोग तो अलग लिखना, ये क्वेश्चन था। अब देखो मैं तो यहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये वाला डायपोल है, ये पॉइंट O है। तो अब आप देख रहे हैं इस वाले डायपोल के, अब ये देखो इसमें एरो जो लगा होता है इसका मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने देखो ऐसे दिखाया था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू करके ऐसे दिखाया था। तो मैंने डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर की तरफ हो गई, निगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब इधर निगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव। तो यानी डायपोल की डायरेक्शन ये दे रखी है। तो अब आप देख रहे हैं ओ पॉइंट जो है इस वाले डायपोल के कहाँ पड़ रहा है, ये अलग बनाना है दोबारा फिगर। ये तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, मैं तो यही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। तो इस वाले डायपोल की ये ओ पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होती है, जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी इस वाले डायपोल की वजह से। इसको मैंने E1 करके लिख दिया, ये फर्स्ट वाला डायपोल है। ये सेकंड डायपोल आपके पास ये है, इसके ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट होती है। तो इसका मतलब डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, यानी E2 इस वाले सेकंड वाले डायपोल की वजह से इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, E नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी E1 माइनस आपके पास किसकी E2 की आ जाएगा E1। इसकी वजह से देखें, देखो ये इसके एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p अपॉन, और ये r की जगह a डिस्टेंस दे रखी तो a³ लिख देंगे हम, ठीक है। माइनस आपके पास आ जाएगा ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 और ये p/r³ की आ गई, ठीक है। अब बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता लग जाएगी कितनी आ गई, 1/4πε0 p/, आपके पास a³ बचेगा।
ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता लग गई। और डायरेक्शन किधर होगी, E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ई नेट हमारे पास ये इस तरह से आ गया। समझ आया क्वेश्चन? और देखो आप इसमें, और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन और आपको देता हूँ। ये देखिए आप, इसमें ये डायपोल आपको दे रखा है, जिसका डायपोल मोमेंट P है, और ये यहाँ से कितना 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना 37 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P या हमने जो भी ले लिया, वो पॉइंट ले लिया, और ये यहाँ से डायपोल से कितनी A डिस्टेंस पर। तो देखिए आप, इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट find the electric field intensity at point O due to dipole। तो डायपोल की वजह से हमें O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब ध्यान दो, ये शॉर्ट डायपोल है तो वो लगभग मिड पॉइंट से ही आप ये इस तरह डिस्टेंस दिखाते हैं, तो ये आपको मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो हमने देखो जब आपको डेरिवेशन करवाया था, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये देखो ये -q और ये +q था, तो हमने जनरल पॉइंट ये इस तरह से लिया था, ये एस पॉइंट ले लिया था, और हमने ये दिखाया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसको ज्वाइन कर रही लाइन, ये डायपोल की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही थी, ये थीटा हमने लिया था। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन और डायपोल के बीच का एंगल ये थीटा था। तो आप देखो ये एक्चुअली में ना तो ये पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ना ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एट एनी पॉइंट है। तो जनरल वाला फार्मूला हमारा लगेगा। अब जनरल वाला फार्मूला जो लगेगा, तो अब जनरल वाला फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू किसके होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R। R की जगह कितना A दे रखा है आपको, AQ, और अंडर रूट क्या होता है 3, अभी तो R ही फार्मूला लिखे देता हूँ, R³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या होता है 1। ये फार्मूला था हमारा। अब देखिए आप, इसमें थीटा जो होता है वो क्या होता है, डायपोल का जो सेंटर होता है वहाँ से, और जिस पॉइंट पे निकालना उसको ज्वाइन करी लाइन और डायपोल के बीच का एंगल था। तो ये 37 नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ये हो गया, और जिस पॉइंट पे निकालना उसको ज्वाइन करी लाइन ये, इसके और P के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 है, तो ये कितना हो गया 53। तो बस थीटा की वैल्यू हमें क्या करना, 53 पुट कर देनी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आपके पास AQ, R की वैल्यू A दे रखी है, और ये अंडर रूट आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 53 और प्लस आपके पास किसके बन के इक्वल है। अब cos 53 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, जो हमने बताई हुई थी। cos 53 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, 3 और इसका 3/5 और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस आपके पास 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बस कैलकुलेशन बस वही है, P अपॉन आपके पास AQ, और ये अंडर रूट आ जाएगा कितना 9 और 9 3 जा 27 और एलसीएम ले लेंगे कितना 5 आ जाएगा 25, अरे तो कितना हो गया 52 अपॉन आपका 25 आ गया। 25 बाहर निकाल सकते हो, ये बस सॉल्व कर देना, ये आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रूट 52 P अपॉन आपके पास किसका आ जाएगा 5AQ, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है नहीं, तो किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको निकालना है, तो ये इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। ठीक है नहीं, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर ये पॉइंट, ये एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, अगर ये पॉइंट कहीं इधर होता एस, तो उस कंडीशन आप देख रहे हैं ये एंगल कैसा हो गया, यहाँ से डायरेक्ट से क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या करते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल क्या करते हैं, नेगेटिव दिखाएंगे। वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ cos थीटा आता है, तो cos थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और फिर ऊपर से स्क्वायर है, तो चाहे आप इधर दिखा दो चाहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन और कोई एंगल होता तो फर्क पड़ जाता, लेकिन स्क्वायर भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल
एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव दिखाएंगे, लेकिन कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये पॉइंट इधर की बजाय मैं इधर ले लेता तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना हमें, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाया करो, तुम लोग क्वेश्चन नहीं करके दिखाते हो। अब ये देखो, ये डायपोल हमारा ये है, पी डायपोल है, और हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर एक पॉइंट हमने एस दिखा दिया, पूरी डिस्टेंस ये है, तब आपको निकालना फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एस ड्यू टू डायपोल डायपोल as shown in figure, as shown in figure। जैसा हमने फिगर में दिखाया, तो इसकी वजह से ये डायपोल दे रखा है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इसमें फाइंड करनी है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ये भी ट्राई करके देखना सब लोग, ठीक है नहीं। वैसे तो नहीं होगा तो फिर मैं करवा ही दूँगा। अभी हमने ये स्क्वायर ले लिया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इससे। एक डायपोल यहाँ रखा है P और एक डायपोल यहाँ रखा है। शॉर्ट डायपोल है तो उस सेंटर से ही आप इसको ले सकते हो। इसकी साइड आपको ए दे रखी है और ये पॉइंट हमें O दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये दो डायपोल दे रखे हैं, इसकी वजह से O पॉइंट पे निकालना है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O। तो O पॉइंट पर आपको नेट इन दोनों डायपोल की बेस निकालनी है और इधर इसकी बेस आपको फाइंड करनी है।